हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ए टू जेड स्टडी अड्डा पर। सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम की परीक्षा की घड़ियां नज़दीक हैं। 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, तो ऑल सब्जेक्ट्स पर जो टॉप PYQs हैं वो हम लेकर के उपस्थित हुए हैं। इसे देखना न भूलें। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम खोज करके लाए हैं जो परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्नों में से हो सकते हैं। तो आप इस वीडियोज़ को पूरा देखना, ज़रूर बेनिफिट मिलेगा इसका। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पे। पहला प्रश्न है, वह बड़ी संख्या जिसे निकटतम सैकड़ा में सन्निकटन करने पर 4200 प्राप्त होता है। तो वह बड़ी संख्या कौन सी है? निकटतम सैकड़ा में सन्निकटन करना है। अब बच्चे क्या करते हैं? इकाई, दाई, सैकड़ा, सैकड़ा के बाद देखते हैं कि 5 है तो ये इसमें अगले बढ़ जाता है और 0 हो जाते हैं, यानी ये 42 ये लगा के आ जाते हैं। लेकिन ये प्रश्न इस प्रकार से नहीं है, इसीलिए आप हमारे वीडियो में जुड़े रहना। इस प्रकार के जो रोचक प्रश्न हैं बच्चे इजीली लेते हैं और वो गलत हो जाते हैं। लैंग्वेज को पढ़ा ही नहीं, वैसे उस दृष्टि से सही है, लेकिन यहाँ दिया है बड़ी संख्या। क्या दिया है? बड़ी संख्या। तो अपने को बड़ी संख्या देखना है। देखिए यहाँ इकाई, दाई, सैकड़ा 2 है, 2 के बाद क्या है? 4 है, इसलिए ये दोनों जीरो में बदल जाएंगे और ये 42 रह जाएगा। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे निकटतम सैकड़ा करेंगे तो ये है ना। तो इसका आंसर अपना ये बैठेगा 4249। दूसरा प्रश्न भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या है? ये संख्याएं दी हैं 5460, 6020, 6480, 7240। इस प्रकार के प्रश्नों में हमें क्या एक सूत्र याद होना होता है? भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल, या वही कर लो, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। लेकिन ये डायरेक्ट होता तो कर देते, लेकिन यहाँ गुना में दिया है तो अपने को उसमें इस प्रकार से रख के देख लो। क्या बोला है? यहाँ भाज्य बीच में आता है, भाजक जो तोड़ने वाला होता है वो यहाँ आता है, भागफल यहाँ आता है और शेषफल नीचे बैठता है। तो यहाँ बोला है भाजक भागफल का 25 गुना, शेषफल का 5 गुना यदि भागफल 16 है। भागफल अपने को दिया है ये 16 है, एक अपने को दिया है। अब यहाँ से अपन निकाल लेंगे भाजक भागफल का 25 गुना है, भागफल यही है ना, भागफल का 25 गुना, इसको 25 से गुणा करेंगे तो 16 को अपन यहाँ अलग से 25 से कर लेते हैं, है ना। तो चलो छोटी संख्या का कर ले, 16 पंजे 80, 8 और 16 32 और 8 40, यानी 400। तो अपना भाजक कौन सा है? ये 400 है। कौन सा है? ये 400 है। भाजक भागफल का 25 गुना, यानी 16 का 25 गुना 400 हो गया, तथा शेषफल का 5 गुना है। तो यहाँ अपना शेषफल जो है इसका 5 गुना ये है, तो शेषफल कैसे निकालेंगे? इसी में 5 का भाग दे दो, तो 5 8 40 और 0 पीछे आ जाएगा 80, यानी शेषफल अपना 80 है। अब अपन इस सूत्र की दृष्टि रखते हुए इसका आंसर निकाल लेंगे। तो भाजक कितना है अपना? 400, भागफल 16 प्लस 80, है ना। अब इसको गुणा कर लेंगे, पहले गुणा होगा तो 16 चौके 64 है ना, 16 चौके 64 और 16 चौके 64 और 2 0 6400 और ये 80 प्लस के ऐड हो जाएंगे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? 6480, 6480 सी आंसर। लगा ना रोचक? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में बिल्कुल आने लायक है। रमेश अपने वेतन का 2/5 घर के किराए पर, 10/3 भोजन पर
1/8 यात्रा पर खर्च करता है, शेष वेतन अपने बैंक खाते में जमा करता है, उसके बैंक खाते में जमा वेतन का भाग ज्ञात कीजिए। यानी इस प्रकार से दिया है 2/5 भाग और 10/3 भाग और 1/8 भाग। ये खर्च करता है वो अपने वेतन में से, इस प्रकार से वो खर्च करता है बटा में, और शेष वेतन वो बैंक में जमा करता है। तो बोल रहे हैं उसके बैंक खाते में जमा वेतन का भाग ज्ञात कीजिए। 7/40, 9/40, 11/40, 13/40। तो अपने को ऐसे प्रश्नों में बटा वाले में नीचे वालों का अपने को एलसीएम लेना चाहिए। क्या लेना चाहिए? ये प्रश्न यहां मुझे मिसमैच लग रहा है, 3/10 है ना, क्योंकि ये मिस्टेक हुई है छपने में। अब देखिए, अब एलसीएम अपनी बड़ी संख्या देखते हैं कि दी गई संख्याओं का भाग जाना चाहिए, उसमें 5 का जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है ना, तो इसको फिर अब इसके गुणज लेंगे। 20 में नहीं जाएगा, 30 में नहीं जाएगा, 40 में चला जाएगा, 40 में इसका जाएगा, इसका जाएगा, इसका जाएगा, तो अपना 40 हो गया कुल अंश। कितना हो गया? कुल अंश 40 है। अब ये जो 2/5 भाग जो खर्च कर रहा है ना किराए पर, 40 का 2/5 भाग कितना होगा? तो यहीं 40 रख के देख लो, मैं पेन चेंज करके समझा देता हूँ। यहाँ अपन ने मान लो 40 रख लिया, तो ये भाग कितना हो जाएगा? 5 8 40 यानी 16 है ना, प्लस कर लेते हैं। यहाँ 40 रख लिया अपन गुणा में, तो 10 चौके 40, 4 3 12 प्लस 12 भाग ये हो गया, और इस जगह 40 ये रख के देखा टोटल, तो 8 पंजे 40 है ना, 5 ये हो गया। अब कुल कितना हो गया? 16 और 12 28 और 5 33 है ना, 33 यानी खर्च हो गया। 40 में से 33 खर्च हो गया, तो पीछे कितना बचा? 7/40 ये शेष बच गया। तो ये अपना इस प्रकार से आंसर निकलेगा। चलते हैं चौथे प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का मैसा एक होता है, दो लगातार विषम संख्याओं का मैसा एक होता है, या दो सह अभाज्य संख्याओं का मैसा एक होता है, या दो लगातार सम संख्याओं का मैसा एक होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बच्चे डीपली ध्यान देंगे तो ही कर पाएंगे ये। दो भिन्न अभाज्य संख्याओं का मैसा। अब अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस प्रकार से जो 1 से 100 तक की जो 25 संख्याएं होंगी, जिनके फैक्टर 2 ही होते हैं। अभाज्य संख्याएं किसे बोलते हैं? एक तो उसमें एक खुद का भाग जाना चाहिए और एक का भाग जाना चाहिए, तो 2 ही फैक्टर वाली अभाज्य संख्याएं, और इनका HCF 1 होता है। ये तो सही है, देख लेंगे। 5 में देंगे 3 का भाग, हमेशा बड़ी में छोटी का भाग देंगे तो HCF निकल जाता है। तो अब यही वापस यहाँ आ जाएगा भाज्य के रूप में 1 3 3 और 1 यानी 1। तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये तो सही है। दो लगातार विषम संख्याओं का मैसा एक होता है। लगातार विषम संख्याएं, जैसे अपन ले ली 3 5 ले ली, 7 कोई भी ले लो, इसमें से देख लो तो इसका भी एक ही आएगा। तो लगातार विषम संख्याओं का भाग दे के देख लेना, ये भी एक ही आएगा। दो सह अभाज्य संख्याओं का मैसा एक होता है, को प्राइम नंबर। तो दो अभाज्य संख्याओं का मैसा एक होता है, सह अभाज्य संख्याओं का भी एक होता है। रही बात दो लगातार सम संख्याओं का मैसा एक नहीं होगा। लगातार सम संख्या जैसे 2 4 6 8 इस प्रकार से आती है ना। अब इनमें से अपन इस संख्याओं को ले लेते हैं 4 और 6 को। 6 में जैसे 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 जाएगा, पीछे बचेगा 2, ये 4 यहाँ जाएगा, 2 दूनी 4 0, यानी इसका मैसा कितना आ रहा है? इसका मैसा सम संख्याओं का मैसा लगातार सम संख्याओं का मैसा कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो इस दृष्टि से
ये जो है वो सही नहीं है, 1 नहीं 2 होता है। चलें अपने अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन सा रोमन चिन्ह रिपीट नहीं होता है और घटाने में या सब्ट्रैक्शन में भी प्रयोग नहीं किया जाता है? रिपीट नहीं होता है रोमन। पहली बात तो मैं बता दूं कि जो रोमन संख्या पद्धति होती है ना, रोमन संख्या पद्धति में 7 प्रतीक चिन्ह होते हैं। कितने होते हैं प्यारे बच्चों, कितने चिन्ह होते हैं? 7 प्रतीक चिन्ह। 7 प्रतीक चिन्हों का प्रयोग होता है। अच्छी बात याद रखना ये। और वो 7 प्रतीक चिन्ह कौन से हैं? आई, वी, एक्स, एल, सी, डी, एम। ये 7 प्रतीक चिन्ह, इस पे पूरी रोमन गणना चलती है। और इनमें इसे पूछ रहा है रिपीट नहीं होते हैं, तो मैं यहाँ पर सूत्र एक तुम्हें बता देता हूँ। वेल्ड, क्या वेल्ड याद रखना भाई, वेल्ड कर दिया जैसे किसी कुल्हाड़ी को या लोहे के सामान को, तो वो एक ही जगह स्थावर रह जाता है। तो वेल्ड यानी VLD। एक तो कौन है? V है, एक L है और एक D है। ये 3 जो है ये रिपीट नहीं होते हैं। बाकी 4 जो है वो 3, एक अंक को अपन 3 बार रख सकते हैं। जैसे 8 लिखना होता है तो अपन 5 लिख करके इस आई को 3 बार लिखते हैं, तो ये 8 इंडिकेट करता है। लेकिन इन तीनों को अपन नहीं रख सकते। तो इसका आंसर था इनमें से IXC नहीं, VLD में से V है, तो ये नहीं रिपीट होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। अब जीके का जो पोर्शन आता है उसके छांटे हुए प्रश्न लाए हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक कौन सी होती है? नाइट्रोजन, है ना, 78%। और दूसरे नंबर पर होती है नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, CO2। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? सिंधु नदी डेल्टा, अमेजन डेल्टा, डैन्यूब डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा? बताएंगे बच्चे? तो इसका राइट आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? कालाहारी, सहारा, थार, अरेबियन? तो सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो सहारा है। पंचतंत्र की कहानियों का संकलन किसने किया था? विष्णु शर्मा। किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? किस मुगल सम्राट ने मुगल राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांगीर, शाहजहां? राइट आंसर शाहजहां। अब हिंदी का पोर्शन आ गया, बहुत ही शानदार। संधि विच्छेद का चयन कीजिए। धरेश शब्द क्या दिया है? धरेश। इस प्रकार से शब्द दिया है धरेश। इसका संधि विच्छेद करना है। धरा धन अस, धरा धन ईश, धर धन ईश, धरा धन ईश, धरा धन इश। इसकी पहचान होती है, एक मात्रा ऊपर होती है ए की या ओ की, है ना, तो वो गुण संधि होती है। ये गुण संधि का उदाहरण है। और इसमें देखेंगे कि विच्छेद करने पर धरा धन अस, ये अस कोई नहीं बन रहा है। धर धन ईश
धर भी शब्द नहीं बन रहा है। धरा, धरा कहते हैं धरती को। धरा किसको कहते हैं? धरती को। धरा धन ईश, तो इसका राइट आंसर बैठेगा धरा धन ईश, धरेश। अगला, निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के सही विकल्प का चयन कीजिए। स्वयंवर शब्द है, स्वयंवर, स्वयंवर। इसमें उपसर्ग देखना है। उपसर्ग यानी जो शब्द से पहले जुड़ करके शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो मूल शब्द इसमें कौन सा है? मूल शब्द अलग करेंगे तो उपसर्ग मिल जाएगा। क्या स उपसर्ग है? स अपन देखेंगे तो वयंवर दिखेगा, वयंवर कोई शब्द नहीं है। स्व अलग करेंगे तो यवंवर दिखेगा, तो ये भी नहीं है। और स्वयं लिखेंगे तो वर दिखेगा। सम, सम यवर, सम भी नहीं होगा, स्वयं ही बैठ रहा है। स्वयं अलग कर देंगे तो वर अलग हो रहा है। स्वयं अपने आप में शब्द बन जा रहा है और वर अपने आप में शब्द बन रहा है, जोड़ेंगे तो स्वयंवर हो रहा है। अब जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, जिसकी बुद्धि बहुत तेज, होशियार, जीनियस, कुशाग्र बुद्धि, चतुर, कुशाग्र बुद्धि है ना। अगला है समय की दृष्टि से अनुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल को क्या बोलेंगे? अनुकूल, समानुकूल, प्रतिकूल, समयानुकूल। समय की दृष्टि से अनुकूल, समयानुकूल। अगला है यह हमको देती आराम, यह ऊंची तो ऊंचा नाम, बड़े बड़े लोगों को देखा, इसके लिए होता संग्राम। उपयुक्त पहेली को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका उत्तर बुझाएं। को क्या है वो? कुर्सी है, मेज है, चारपाई है, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है कुर्सी। ओहदा, पद, पद के लिए हर कोई तड़पता है, तो इसका राइट आंसर कुर्सी बैठ जाएगा। अगला जो प्रश्न है ये रीजनिंग से रिलेटेड है। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? जैसे लचीला का संबंध कठोर से है, ये अनुपात में दिया है, तो समानुपात में बोल रहा है कि आत्मविश्वास का यहाँ क्या होगा? ये लचीला का विलोम शब्द दिया कठोर, तो आत्मविश्वास का इसमें कायरता, संशय, डराने या उदासीन सा। आत्मविश्वास से आदमी भर जाता है, तो कायरता तो नहीं होगा। आत्मविश्वास और डर ये भी नहीं। संशय, आत्मविश्वास, संशय होगा तो आत्मविश्वास नहीं आएगा ना। यही राइट आंसर है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 24:16, समानुपात 53, अनुपात में क्या आएगा? यानी कि 24:16 कैसे बना है? 24 अनुपात में 16 है, इनकी जो तुलना की गई है उसको समानुपात में 53 से तुलना करके बच्चे यहां बताएंगे क्या आएगा। 24 की तुलना कैसे कर सके? क्या ये 8 से 2 गुणा 16 होकर के 24 ऐसे आया है? तो ऐसे तो उसमें कोई संबंध नहीं बैठ रहा ना, क्योंकि वो 53 है, सम संख्याएं हैं ये, तो ये तो लॉजिक नहीं बैठ रहा है। दूसरे लॉजिक से देखेंगे तो कैसे इसको कर सकते हैं। इसको दोनों अंकों को अलग अलग गुणा कर लेते हैं, जैसे 2 × 4 8, इसको फिर 2 से अपने लगा करके देख लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, इस प्रकार से आ रहा है। अब इसी के अंकों को देख लेते हैं, 5 × 3 और × 2 कर लो, 15, 15 दूना 30, तो राइट आंसर 30। ये इस प्रकार से था प्रश्न। अगला प्रश्न, नीचे दी गई संख्या श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। इसमें एक श्रृंखला दी गई है, देखिए 688, 656, 88, 668 से 656 हुआ है। यहाँ 668 से 656 कैसे हुआ, इसी को अपन देख लेते हैं। जैसे 8 में से कम हो रहा है ना, 68 56 तो घटा लेते हैं। 8 में 6 गए तो 2, और 6 में से 5 गए तो 1, यानी कि ये -12 हो रहे हैं। अब यहीं से आगे देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, 656 में से 632 दिख रहे हैं। 6 में से 2 गए तो 4,
और 5 में से 3 गए तो 2, यानी कि यहाँ -12 हुआ, यहाँ -24। आगे देख लेते हैं, एक और है, फिर देख पता लग जाएगा। 2 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचे 2, और इधर लिख दिया तो 12 में से 8 गए तो 4, यानी -12, -24, -48। ये इस प्रकार से डबल होते घटते जा रहे हैं। अब यानी ये 12 से डबल 24 से डबल 48 से, अब 48 का डबल 96 यहाँ घट जाएगा, तो 584 है ना, इसमें से 96 घटा देंगे। 4 में नहीं, 14 में 6 गए तो 8। अब देखेंगे 8 किस विकल्प में, इन दो में ही है। आगे बढ़ेंगे, 7 इसमें हासिल लेंगे 17, है ना, तो 17 में 9 गए तो 8 और 4, 488, ऑप्शन बी। इस प्रकार से इसको सोच के करना है। अगला भी बहुत ही शानदार प्रश्न है। यदि t का अर्थ x है, क्या बोल रहा है बच्चों, ध्यान से समझना है इस प्रश्न को। यदि t का अर्थ x है, u का अर्थ v है ना, u का अर्थ है v। यदि t का अर्थ x है, u का अर्थ है v का अर्थ v, और w का अर्थ प्लस, कुछ मिसमैच है प्रश्न। तो निम्नलिखित व्यंजक का मान क्या होगा? t का अर्थ x, तो अपन 50, और v का क्या बोल रहा है, v का अर्थ यहाँ दिया ही नहीं है, मिसमैच हो गया कोई प्रश्न यहाँ, है ना, यहाँ तो गुणा दिया है, इसको अब छोड़ ले अभी। w का अर्थ क्या बोल रहा है, w का अर्थ प्लस, तो यहाँ प्लस लगा लेते हैं। और 28, ये 28 लिखते हैं। t का अर्थ यहाँ दिया गया है, t का अर्थ इंटू है, तो इंटू लिख लेंगे। और t की जगह 4 कर लेंगे, है ना, तो प्लस आ गया, गुणा आ गया, तो इसमें इसकी जगह जोड़ ही होगा ना, तो इस v की जगह अपन जोड़ लगा के देख लेते एक बार, भाग लगा के देख लेते हैं, तो 2, है ना, मान लो यहाँ भाग था ना, एक बार देख लेते हैं। तो 2 का इसमें 50 में भाग देंगे तो 25 आएगा, प्लस 28, और इसको गुणा कर देना है, 4 8 32, हाथ में 3, 4 8 3 11, 112 और 25, इसमें 2 दे दी 27 और 110, 137, 137 ये बैठा है। यही था, यहाँ भाग का चिन्ह था जो वो मिस था। चले, एक कक्षा के छात्रों की सूची में रूबी जूही से 12 स्थान आगे है और जूही नीचे से 13वें स्थान पर है। यदि योग्यता की इस क्रम में रूबी चौथे स्थान पर है तो कक्षा में कितने छात्र हैं? बहुत ही शानदार सवाल। एक कक्षा में के छात्रों की सूची में रूबी जो है वो जूही से 12वें स्थान पर है। मान लो जूही जो है वो, रूबी है जूही से 12वें स्थान पर, अपन यहां लिख लें जूही, है ना, इससे आगे बढ़ते जाएं तो यहां है रूबी, भाई ये 12वें स्थान पर है तो इससे पहले 11 होंगी ना, और जूही नीचे से 13वें स्थान पर है। जूही जो है वो नीचे से, इसको इस डायग्राम से लिख लेते हैं। जूही यहाँ है, रूबी यहाँ है ना, ये 12वें पे है तो ये 11 बीच में होंगे, इनके बीच में। और ये बोल रहा है यदि
जूही नीचे से 13वें स्थान पर है, नीचे से 13वें स्थान पर है, तो इससे पहले 12 होंगी ना, यहाँ 12 होंगी, इसका 13वां नंबर हो गया, है ना। और योग्यता के इस क्रम में रूबी चौथे नंबर पर है, यहाँ रूबी चौथे नंबर पर है, 3 इधर होंगी, है ना। तो कक्षा में कितने छात्र हैं? 12, ये देखो 12 और ये खुद 13, 13 और ये 11 बीच में, 13 और 11, 24, 25, 25 और ये 3, 28, तो इसका राइट आंसर 28। या एक और विधि से भी लिख लो, इन तीनों को जोड़ लो और एक घटा लो उसमें से, तो भी हो जाएगा। 12, 13, 4 है ना, 12 + 13 + 4 -1 कर लेना, 13 4 17 और 19 29 में से एक घटा गया तो भी 28 आ जाता है। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न आज बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने कंबाइंड जो पेपर है आएगा, 4 पोर्शन जो होते हैं उसमें से 5-5 प्रश्न इंपॉर्टेंट छांट के लाए हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी अड्डा को विजिट करें, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और परीक्षा में हड़बड़ाहट न दिखाएं, अच्छा सोच समझ के प्रश्न करें, और समय के अकॉर्डिंग समय को एडजस्ट करते हुए सारा पेपर पूर्ण करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसी प्रकार जुड़े रहें, बेहतर कंटेंट के लिए हम आपके लिए तत्पर हैं। मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।